Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. My number is 9899123008 and you can contact me in case of any feedback or if you are in and around Delhi and you need any professional help. तो हम पढ़ रहे थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। तो हमने पढ़ा था कि दो टाइप के एक्सेस होते हैं, लॉजिकल एक्सेस, फिजिकल एक्सेस। और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पढ़ रहे थे। तो हम पाथ ऑफ लॉजिकल एक्सेस पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि लॉजिकल एक्सेस होने का कैसे क्या पाथ होगा, वेरियस सिस्टम्स में क्या पाथ होगा, मेन फ्रेम टर्मिनल में क्या होगा, कंसोल्स में क्या होगा, नेटवर्क कंप्यूटर में क्या होगा, क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, या 3 टायर एंटायर सिस्टम्स में क्या होगा, नेटवर्क डिवाइसेस में क्या होगा, या सिंपल अगर आप फ़ोन को डायल अप करें तो क्या होगा। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर, यानी कि लॉजिकल एक्सेस का एक्सपोजर क्या हो सकता है। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशंस में बोला और आपने कई सेशंस में बताया कि लॉजिकल एक्सेस कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं। अगर आप कंप्यूटर में कम्युनिकेट करते हो और लॉजिकली एक्सेस करते हो, पासवर्ड डालते हो, तो क्या जाता है, 0101 जाता है, या हाई वोल्टेज लो वोल्टेज जाती है। अगर 0 से 12 वोल्ट हो तो 0 मान लिया जाता है, और अगर हाई वोल्ट है यानी 200 से 220 वोल्ट तक हो तो उसे 1 मान लिया जाता है। तो ये 0 1s मूव करते हैं, ये बाइनरीज मूव करते हैं। यही आपको आपका गेट ओपन करते हैं, लॉजिकल दरवाज़ा ओपन करके देते हैं आपको, और यही गेट्स के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन वापस आती है। तो डेटा जो आता है आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आ रहे हैं। आपके सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, या अगर डिजिटल हो तो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, एनालॉग हो तो वेव्स, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ये दोनों चीज़ें सिस्टम से निकल कर जा रही हैं और रेसिपिएंट कंप्यूटर में जा रही हैं, रेसिपिएंट के पास जा रही हैं। हम सोर्स हैं, हमारे से इमेनेट कर रही हैं और रेसिपिएंट के पास जा रहे हैं। मान लिया सपोज हम गूगल की साइट्स में जाते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ से 0 1s की इन्फॉर्मेशन गूगल के पास जाती है। पहले DNS सर्वर हैं उनके पास जाती है, फिर गूगल के पास जाती है, गूगल हमें इन्फॉर्मेशन देता है, वो हमारे कंप्यूटर में आती है। वो सारे 0101 है जो आ रहे हैं, और वो 0101 इंटरप्रेट कर रहे हैं और आपको आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर जो होती है वो ये है कि लॉजिकल एक्सेस का एक्सपोजर, यानी कि इन 01s का एक्सपोजर, या 01s के थ्रू अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन। क्योंकि अगर ये 0101 आप भेजा, आपने ये भेजा, मान लीजिए सपोज आपको डेटा चेंज करना है, कोई कमांड भेजी, तो आपने क्या भेजोगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स भेज रहे हो, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में वो कंप्यूटर अपना डेटाबेस चेंज कर दे रहा है आपके कमांड में। आप यहाँ बैठे हो और कमांड में वो डेटाबेस डिलीट भी कर दे रहा है। तो बेसिकली लॉजिकल एक्सेस एक्सपोजर कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं, और इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस से लॉस और डैमेज हो सकता है, और भारी लॉस और डैमेज हो सकता है इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन रिसोर्स को, किसी को भी हो सकता है। तो इसके अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, जैसे कंपनी बंद हो सकती है। अगर एक बैंक है, ICICI बैंक है, और ICICI बैंक में उसके खातेदार का सारा इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए और उसको रिकवर करने में सपोज टाइम लग जाए, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे या 1 दिन या 2 दिन के लिए इंफॉर्मेशन रिकवर नहीं हो पा रही है, तो बैंक ट्रांजैक्शंस इनवैलिड करने लगेगा, और बैंक ट्रांजैक्शन ऑनर नहीं करेगा, तो बैंक की क्रेडिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, बैंक की क्रेडिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, तो बैंक जो है बंद हो सकता है। तो इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस बहुत डेंजरस चीज़ है। आजकल सारी चीज़ कंप्यूटर में है, कंप्यूटर सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सिग्नल से ही सारा काम होता है। बैठे बैठे सिग्नल्स जाते हैं, पूरे डेटाबेस को चेंज कर देते हैं, और सिग्नल्स वापस आते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस वो CIA को इम्पेयर कर सकता है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पेयर कर सकता है। जो डेटा आपको नहीं मिलना चाहिए वो आपको दे सकता है। इंटेग्रिटी डेटा की में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर मान लिया सपोज डेटा जा रहा है और आपने बीच में से उस डेटा को चेंज कर दिया, या डेटा गया, हैकिंग कर दिया आपने, तो इंटेग्रिटी इम्पेयर हो गई। तो
सिक्योरिटी वायलेशन हो गया। अवेलेबिलिटी, आपको अवेलेबल होना चाहिए डाटा, मालूम पड़ा आपको डाटा अवेलेबल ही नहीं है, डिलीट हो गया सारा का सारा सिस्टम में से। तो CIA को यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को तोड़ने में, इम्पेयर करने में, नुकसान पहुंचाने में इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस का बहुत बड़ा हाथ होता है। इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस ही वो चीज़ है जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को इम्पेयर करती है, उसको ख़त्म करती है। तो कुछ टेक्निकल एक्सपोजर के हमारी स्टडी में एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जो लॉजिकल एक्सेस, अगर मान लिया सपोज इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस है तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले डेटा लीकेज हो सकता है, यानी कि और ये एक चीज़ है कि डेटा लीकेज सबसे बड़ी चीज़ है जो कंप्यूटर में हो सकती है, सबसे बड़ा रिस्क है। पहले क्या होता था कि जैसा मैंने पहले अपने सेशंस में ये बोला कि एक कंपनी होती थी, कंपनी में कुछ खाता होता था, खाते में कुछ डेटा होता था, डेटा उस वहाँ पर एक अकाउंटेंट बैठता था, अगर कोई डेटा चाहिए तो बड़ी उस कंपनी के अंदर जाना पड़ता था, वही अकाउंटेंट आपको डेटा निकाल के दे सकता था। उसको भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता था डेटा कहाँ है, बड़ी मुश्किल से डेटा निकालता था, और कुछ पुराना डेटा होता था तो वो वेयर हाउस में चले जाता था और फिर उसके बाद डेटा निकालना वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता था। तो लेकिन सिचुएशन चेंज हुई, डेटा जिन्न की तरह सिस्टम से निकल आया और वो डेटा मूव करने लगा। नाउ डांस ऑफ डेटा हो गया। वो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में मैसिवली मूव करना लगा। अब प्रॉब्लम दूसरी होगी। पहले तो वो एक लेजर में ही होता था, उसको अगर मान लिया सपोज आप किसी हार्ड पेपर में लिखना चाहोगे तो बहुत मेहनत लगती थी और उतनी देर में तो दूसरा आदमी पकड़ा जा सकता था। लेकिन अब कुछ जीबी का डेटा या टीबी का डेटा, टेट्राबाइट, कुछ टेट्राबाइट्स का मतलब ये है कि कांग्रेस की पूरी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी आपकी किताबें आपके छोटे से हार्ड डिस्क में आ जाएगी। छोटी सी हार्ड डिस्क जो करीब 4-5 इंच बाई 4-5 इंच की हार्ड डिस्क, 5-6 इंच 5 बाई 5-6 इंच की हार्ड डिस्क जो है, उसमें आपकी पूरी एक लाइब्रेरी आ सकती है। यानी वो सारा डेटा गायब हो सकता है। जो अभी ये HSBC के केस में जो प्रॉब्लम हुई, तो उसमें क्या हुआ कि HSBC में जो ब्लैक मनी का केस हुआ, HSBC ने कुछ अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट इंक्रिप्ट किए हुए थे, वो ब्लैक मनी होल्डर थे। तो उसमें से एक बंदा कुछ एक चीज़ छोटी सी डिस्क में से इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आ गया और आज की डेट में उसने दुनिया में हंगामा कर रखा। वैसे इट्स पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव नहीं है। इस केस में ये पॉजिटिविटी हुई कि वो एक डिस्क में लाकर सारी दुनिया को उसने बताया कि भाई ये ब्लैक मनी है, और इंडिया को वो कह रहा है कि आप मेरे पास इन्फॉर्मेशन आओगे तो चाहिए तो मैं और भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास अभी तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ MB इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास तो कुछ GB इन्फॉर्मेशन है इंडिया की, कुछ GB डेटा की इन्फॉर्मेशन है। तो GB में कितने डेटा, कितने अकाउंट होल्डर होंगे, कितनी इंफॉर्मेशन होगी और कितनी आसानी से वो इंफॉर्मेशन लीक हो गई। यानी डेटा लीकेज में कोई टाइम नहीं लगा, सेकंड्स में डेटा लीक हो गया। फॉर एग्जांपल अभी केस हुआ था एक पॉलिटिशियन का, दिग्विजय सिंह का पर्टिकुलर केस हुआ था। एक रिपोर्टर थी, उसने अपना कंप्यूटर किसी को ठीक करने के लिए दिया, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज़ थे दिग्विजय सिंह, और उसके वो आए कुछ सेकंड में पूरी दुनिया के पास थे। तो डेटा लीकेज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन हाईली ससेप्टेबल होती है लीकिंग और स्टीलिंग की। कोई और एक बार स्टील हो गई और निकल गई तो फिर जो चोरी है वो भी अगर चाहे भी तो वो रोक नहीं सकता। अगर इंटरनेट में, यूट्यूब में आपने एक चीज़ एक बार वायरल कर दी वो इन्फॉर्मेशन, तो वो सारी दुनिया के पास आगे, फिर आप उसे नहीं रोक सकते। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर मान लिया सपोज कंप्यूटर फाइल्स में है, आपने डिस्क में कॉपी कर सकते हैं उसे, मीडिया में कॉपी कर सकते हैं, इवन आप इंटरनेट के थ्रू उसको वर्ड में रिलीज कर सकते हैं। और उसको आज की डेट में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप किसी भी लोकेशन में ट्रांसमिट कर सकते हैं, इंटरनेट के में वर्ड में ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक छोटा सा आजकल क्या है, यूट्यूब में एक गंगनम स्टाइल करके कुछ है, तो उसमें 125 करोड़ या जाने कितने हिट्स आ गए, कितने लोगों ने उसे देखा है, मोस्ट व्यूड वीडियो है। तो कोई भी चीज़ इंटरनेट में अगर वो वायरल होने में कोई टाइम नहीं लगाती है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उतने व्यूड हैं, उतने लोग हैं, तो उतने लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं उसे।
उसकी कॉपी भी बना सकते हैं। तो यानी एक डेटा जो एक पर्टिकुलर जगह में था वो सेकंडों में दुनिया में मूव कर गया। तो ये डेटा लीकेज, डांस ऑफ डेटा, मूवमेंट ऑफ डेटा मैसिव होने लगा। तो कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली भी ये काम हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी वो दिग्विजय सिंह का एग्जांपल दिया, वो एक्सीडेंटली हुआ। यूज़र अपना हाथ, कई बार क्या होता है, यूज़र जो होता है कि किसी के सिस्टम में बैठा है, गलती से कोई हाथ चल गया या कुछ और चल गया है, उसने कोई ड्राइव देखी और वहाँ पर वो ड्राइव हिडन नहीं है या सिक्योर नहीं है, पासवर्ड नहीं है, और इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस हो गया। इम्प्रॉपर लॉजिकल एक्सेस हुआ और उसने डेटे को चुराया और उसके बाद रिलीज़ कर दिया। तो कई बार एक्सीडेंटली भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो सबसे टेक्निकल एक्सपोजर्स में सबसे बड़ा टेक्निकल एक्सपोजर है डेटा लीकिंग का, और ये रोज़ हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक और एग्जांपल है, जैसे बिटटोरेंट है आपका, बिटटोरेंट में आया, उसमें मूवी रिलीज़ हो जाती है, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है। एक बार वो मूवी रिलीज़ हुई बिटटोरेंट में, फिर दुनिया में चारों तरफ वो रिलीज़ होती चली जाती है। यानी कि एक जो कंप्यूटर में रिलीज़ हुई वो सर्वर की तरह भी काम करता है, डाउनलोड भी करता है, अपलोड भी कर सकता है, और वो मूवी 10 जगह रखी हो सकती है। 10 आदमी उसके पार्ट रख सकते हैं, उसको 10 भागों में डिवाइड करके रखा जा सकता है 10 कंप्यूटर्स में, और वो 10 कंप्यूटर्स से आप पार्टली अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। वो सर्वर की तरह एक्ट कर सकते हैं जब तक वो कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ा है और उसने एक्सेस दी है कि हाँ आप मेरे साथ सर्वर की तरह काम कर सकते हो, तो वो डेटा को अपलोड कर सकते हो। तो ये डेटा लीकिंग है। डेटा लीकिंग आज की डेट में मूवी डेटा लीक हो रही है। क्या कहते हैं, बिटटोरेंट आने के बाद मूवी लीक होना तो ऐसा हो गया है कि एक के पास मूवी है तो वर्ल्ड में मूवी जा सकती है। फोटोज़ वायरल हो गई हैं जो, और ये सारा डेटा लीक का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मूव करते हैं। कोई चीज़ जाती नहीं है उसमें, डेटा मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं। एक बार उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके सिस्टम में आ गए, वो लीक हो गया। तो डेटा लीकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और टेक्निकल एक्सपोजर में सबसे ज़्यादा कई फायदे भी हैं, डेमोक्रेटाइजिंग इफेक्ट भी लाती है, और कई जगह नहीं लीक होनी चाहिए वो लीक हो जाती है। उसके बाद है वायर टैपिंग। तो वायर टैपिंग में क्या होता है, वायर टैपिंग में ऐसा होता है जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि आपने जसपाल भट्टी के कुछ प्रोग्राम देखे होंगे, उसमें ये देखा होगा कि टेलीफोन लाइंस होती थी और ऊपर एक बंदा बैठा होता था टेलीफोन लाइन के ऊपर, जो टेलीफोन ऑपरेटर, वो कान में एक सिस्टम लगाता था और आपके टेलीफोन्स को सुनता रहता था। बेसिकली वो आपकी आवाज़ नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जा रहे हैं जो उसे सुनता था। इसे ही डेटा लीकिंग कहते हैं। तो कोई भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगी, तो उसको टैप किया जा सकता है। और टैप कैसे किया जा सकता है, टेलीफोन लाइन से किया जा सकता है, नेटवर्क केबल से किया जा सकता है, टेलीकम्युनिकेशन लाइन से किया जा सकता है, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन, फाइबर ऑप्टिक हो, कुछ हो, कॉपर वायर हो, नॉर्मल कॉपर वायर हो, तो किसी भी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो, वहाँ पर वायर टैपिंग की जा सकती है। वायर टैपिंग जो है, परपेट्रेटेड जो क्या है, वो क्या करता है, आपका जो मूव किया हुआ डेटा उसको सुनता है, उस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को ले लेता है, उस डेटे को। बेसिकली क्या है कि कोई भी डेटा मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस मूव कर रही हैं, 0101 मूव कर रहे हैं आपके लाइन में। तो हो सकता है हाई वोल्टेज डिजिटल, अगर एनालॉग लाइन है तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज मूव कर रही है, यानी लो वोल्टेज गई 12 से 14 वोल्ट गई, 0 हो गया, फिर कुछ माइक्रो सेकंड या नैनो सेकंड का गैप होने के बाद फिर लो वोल्टेज गई, तो इसका मतलब फिर 0 हुआ, फिर लो वोल्टेज गई 0 हुआ, फिर हाई वोल्टेज गई 1 हुआ, फिर लो वोल्टेज गई 0 हुआ, फिर हाई वोल्टेज गई 1 हुआ, फिर हाई वोल्टेज गई 1 हुआ, फिर हाई वोल्टेज गई 1 हुआ। तो वो पैटर्न वो पकड़ सकता है, उस पर्टिकुलर पैटर्न को पकड़ सकता है। या अगर डिजिटल लाइन हो तो पल्सेस, अगर पल्स जा रही है तो इसका मतलब 1 है, और कुछ सेकंड छोड़ के, कुछ नैनो सेकंड्स छोड़कर या माइक्रो सेकंड्स छोड़कर पल्स नहीं गई तो इसका मतलब 0 हो गया, फिर पल्स नहीं गई 0 हो गया, फिर पल्स नहीं गई 0 हो गया, फिर पल्स नहीं गई, फिर पल्स चलेगी 1 हो गया, फिर पल्स चलेगी 1 हो गया। तो आपको बस ये सुन लेना है कि पल्स गई कि नहीं गई,
अगर तो इस तरीके से वायर टैपिंग हो जाती है। और वायर टैपिंग जो है आज की डेट में इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि आपको वायर को काटना नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लाइनमैन ऊपर लाइन में, टेलीफोन लाइन में ऊपर पोल में खड़ा होता था, तो वो पोल में वहाँ पर लाइन कटी हुई होती थी, उसको सुनता था। या कहीं और से अगर उसे सुनना है तो लाइन को काटना पड़ता था, उसके ऊपर जो लाइन के ऊपर आपका जो दैट प्लास्टिक है उसको काटना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में उसको काटने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल स्पेशल प्रोब्स हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन लाइन को बिना डैमेज किए उसको सुन सकते हैं। इवन आजकल ऐसे प्रोब्स आ गए हैं कि टेलीकम्युनिकेशन लाइन से कुछ दूर बैठकर आप उनको सुन सकते हैं। तो इसीलिए इंक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन क्या होता है, जो अगर मान लिया सपोज वो उस डेटा का फॉर्म चेंज कर देता है। यानी अगर डेटा जा रहा है नॉर्मली वो देख रहा है 100, 200, 300 वर्ड, सपोज मैंने भेजा 100, 200, 300, तो 100, 200, 300 जा रहा है। तो जिसने चोरी किया उसने कहा 100 गया, 200 गया, 300 गया। उसके बाद 0101 टर्म्स में गया और इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस में गया, तो ये गया उस। लेकिन मैंने कहा अपने डेटा को भेज रखा है डिवाइड कर दो 5 से, जो भी है। तो जब डेस्टिनेशन में जाएगा तो 100, 200 की जगह वो 500, 1000 और 1500 हो जाएगा। और ये इसके पास ही वाला डेटा होगा, इसको पता ही नहीं होगा डेटा क्या है। और इधर से पासवर्ड्स जा रहे होंगे तो एक्सेस भी नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वायर टैपिंग होती हैं। वायर टैपिंग में क्या होता है कि ईव्स ड्रॉपिंग होती है। ईव्स ड्रॉपिंग का मतलब ये है कि खिड़की से झांक कर देख लेना, या ये है, इसे ईव्स ड्रॉपिंग कहते हैं। तो इसी टाइप की चीज़ होती है। डेटा को जाने दिया जाता है, डेटा को रोका नहीं जाता है, केवल डेटा को व्यू करना हमारा एम होता है। तो ये थी सबसे पहले डेटा लीकिंग, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। वायर टैपिंग, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर होता है स्कैवेंजिंग और डंपस्टर ड्राइविंग। तो डंपस्टर डाइविंग या स्कैवेंजिंग, यानी डंपस्टर है बेवकूफ़ बनाने वाला, वो डाइव कर रहा है। डंपस्टर डाइविंग या स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है, गंदा सफाई करना। तो क्या होता है कि जो परपेट्रेटर होता है वो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में बैठ गया, उसने क्या रिसाइकिल बिन्स देख ली, या वो कोई दूसरे नेटवर्क सिस्टम में बैठा है, आपके इनकॉन्स्पिक्यूअस डायरेक्टरीज देख रहा है, जो डायरेक्टरीज नॉर्मली दिखाई नहीं दे रही हैं उनको देखना स्टार्ट कर दिया, और रिसाइकिल बिन्स देख लिया, टेम्परेरी फाइल्स जो होती हैं, टेम्प फाइल्स होती हैं, उनको देखना स्टार्ट कर लिया उसने, और वहाँ से डेटा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। इसे कहते हैं स्कैवेंजिंग। यानी कि गंदगी जो आपके सिस्टम में गंदगी पड़ी है उसको लेकर उसे एक इंफॉर्मेशन बनाने की कोशिश की। इसे कहते हैं स्कैवेंजिंग या डंपस्टर ड्राइविंग। तो यानी कि डेटा लीकिंग से ज़्यादा एफर्ट लगता है स्कैवेंजिंग या डंपस्टर डाइविंग में। डेटा लीकेज हो गया, ये भी एक तरह से डेटा लीकिंग है, लेकिन ये स्कैवेंजिंग है। स्कैवेंजिंग में क्या होता है कि वो आपकी डायरेक्टरीज देखता है, रिसाइकिल बिन्स देखता है, टेम्परेरी फाइल्स देखता है, डिलीटेड फाइल्स देखता है, और फिर इन सारी फाइल्स को निकालकर इन पर मेहनत करता है परपेट्रेटर। तो ये भी कर सकता है, वो रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स देख सकता है। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद इसको क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखता है, और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या जो भी सब्जेक्ट ऑफ अटैक हुआ, यानी कि जहाँ पर वो अटैक कर रहा है, तो उस स्कैवेंजिंग या डंपस्टर डाइविंग, इसमें क्या होता है कि थोड़ी और मेहनत लगती है। मतलब नॉर्मल लीकेज ऑफ डेटा नहीं है ये थोड़ी सी इसमें मेहनत लगी। इसमें उसने उसके रिसाइकिल बिन देखे, उसके डिलीटेड फाइल्स देखे, उसके क्या कहते हैं टेम्प फाइल्स देखे, उसके रिडंडेंट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स देखी, और इन सब के बाद उस डेटा का मीनिंग बनाया और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकाल दी। और वो क्रिटिकल, जाहिर है आप क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दोगे। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बनाने के बाद उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के बाद उसको यूज़ किया। अब ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या कोई भी जिस पर वो अटैक कर रहा है उसकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो अपने यूज़ के लिए ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलरली क्या है कि स्कैवेंजिंग वगैरह, अगर मान लिया सपोज आपकी एक पर्टिकुलर कंपनी है और वो रिसर्च कंपनी है, वो कोई ड्रग बना रही है और वो रिसर्च कर रही है, ह्यूमन ड्रग ट्रायल्स कर रही है, ये सब चीज़ कर रही है, तो डंपस्टर ड्राइविंग या स्कैवेंजिंग हेल्पफुल होती है। दूसरी कंपनी को कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो उससे कंस्ट्रक्ट करती रहती है कि ये कंपनी कहाँ पर पहुँच गई, क्या कर रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद होता है एमेनेशन इंटरसेप्शन।
तो एक तो क्या होता है कि नॉर्मल वायर टैपिंग होती है, नॉर्मल वायर टैपिंग में आपने वायर टैप किया। ये जो इमेनेशन इंटरसेप्शन होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ डिवाइसेस सिग्नल्स या वेव्स रेडिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलता है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है या मॉनिटर्स हैं, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है सिंपल डिवाइसेस यूज़ करके। जैसे आपका सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मॉनिटर है, तो मॉनिटर क्या होता है कि मॉनिटर के सामने से ऑब्वियसली आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है जो आपकी आंखों में जा रहा है, और उसके बाद आप उसे देख रहे हो। तो जो ये इमेनेट हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमेनेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमेनेट हो रहा है, इसका इंटरसेप्शन होता है। तो इसे कहा जाता है इमेनेशन इंटरसेप्शन। तो यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमेनेशन को, जो इमेनेट हो रहा है उसके इंटरसेप्शन को इमेनेशन इंटरसेप्शन कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर चीज़ है कि मॉनिटर को आप मॉनिटर को एक सिंपल डिवाइस लगा लो और जो मॉनिटर में आ रहा है उसको वो करता रहेगा। अब वो सिंपल डिवाइस क्या होगा? सीसीटीवी। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी आई थी ये साली ज़िंदगी, तो उसमें क्या होता है कि इरफान खान होता है और एक देयर वाज सम अदर हीरो, वो मोटा सा, तो वो क्या करता है कि उसका पासवर्ड चाहिए होता है उसे, तो उसका सीसीटीवी उसके सामने लगा देता है। तो सीसीटीवी उसके मॉनिटर को में जो वो पासवर्ड टाइप करता है वो देख लेता है। तो ये इमेनेशन इंटरसेप्शन हो गया। और उसके बाद वो पासवर्ड से उसके पासवर्ड हैक करता है और फिर उसके बाद अब किसी बंदे के फंड्स ट्रांसफ़र करता है, किसी मिनिस्टर के बेटे के फंड्स ट्रांसफ़र करता है और उस बेचारे की ज़िंदगी की हालत ख़राब कर देता है। तो इमेनेशन इंटरसेप्शन का एक तरीका है, यानी वो सीसीटीवी यूज़ करके, ये साली ज़िंदगी मूवी में सीसीटीवी यूज़ करके मॉनिटर को देखता है और इमेनेशन इंटरसेप्शन करता है। इसी तरह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन निकले, सिग्नल्स निकले, वेव्स निकले, इनको आपको क्या करना है, इनके रेडिएशन को इंटरसेप्ट करना है। जैसे इवन आपका जो नॉर्मल वायर होता है, नॉर्मल वायर में कुछ ना कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनता है। फिजिक्स का एक रूल है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मैग्नेटिज्म है, वहाँ जहाँ मैग्नेटिज्म है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। असल में क्या होता है, जैसे आपके बड़े बड़े बांध होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो मैग्नेट्स में जाता है और मैग्नेट्स रोटेट होते हैं और मैग्नेट्स रोटेट होकर करंट बनाते हैं। जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, हीट आती है, हीट पानी को गर्म करती है, पानी गर्म पानी भाप में कन्वर्ट होता है, भाप को ठंडा पानी में फिर बढ़ता है, वो पानी गिरता है टरबाइंस में। टरबाइंस क्या होते हैं? मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट मूव करता है, अल्टरनेट करता है और करंट पैदा करता है। इसी तरह से अगर वायर के अंदर करंट जा रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। जो हमारे फिज़िक्स है उसमें कई चीज़ें लिंक्ड हैं, कई फोर्सेस लिंक्ड हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी एक फील्ड एक फोर्स है। तो आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। वो उसके पर्टिकुलर केस में ये बोला गया कि वो सारे थ्योरीज़ को जोड़ना चाहता था। तो कई थ्योरीज जुड़ी हुई नहीं है, कई फोर्सेस जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन कुछ फोर्सेस जुड़ी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ मैग्नेटिज्म होगा, जहाँ मैग्नेटिज्म होगा वहाँ 100% इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो उससे निकलने वाली वेव्स को, क्योंकि मैग्नेट है भाई, मैग्नेट तो क्या है, वेव्स निकालता है, तभी तो चुंबक आपस में चिपकता है नॉर्थ और साउथ। तो वो इमेनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इमेनेट करता है। तो इमेनेशन इंटरसेप्शन उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैच करता है। और कई इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर बहुत ज़्यादा करता है,
ये साली ज़िंदगी में बेचारे वो जो मोटा सा हीरो है उसकी हालत ख़राब करके रखती। तो इसी तरह से मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, उसमें भी होता है, और कई और सिस्टम से उसमें होता है। तो एमेनेशन, इंटरसेप्शन इसे कहते हैं। उसके बाद आता है डेटा डिडलिंग। डेटा को डिडल कर दो, डेटा डिडलिंग होगी। तो वन ऑफ द लीस्ट टेक्निकल लॉजिकल प्रॉब्लम और एक्सपोजर डेटा डिडलिंग से होता है। इसमें क्या होता है, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होता है। अगर इनपुट प्रोसेसिंग के लिए सबमिट हुआ है और उसका आप अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन कर रहे हो, डेटा डिडलिंग हो गई। तो ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। सिंपल में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन को अल्टर करेगा कब, जब इनपुट डॉक्यूमेंटेशन आप डाल रहे होगे, वाउचर्स, इनवॉइसेस। अगर वाउचर्स और इनवॉइसेस डाल रहे हैं तो आप उसको गलत डाल दो, तो डेटा डिडलिंग हो जाएगी। और मान लिया सपोज आप लेटर में कोई मॉडिफाई कर रहे हो, मान लिया सपोज प्रोसेसिंग से पहले अगर आप मॉडिफाई कर रहे हो उसे, अगर मान लिया सपोज कोई डेटा है, डेटा किस में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, इनपुट फाइल्स होंगी, ट्रांजैक्शन फाइल्स होंगी जो प्रोसेसिंग को अवेट कर रही होंगी। तो इनपुट फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल्स को मैं डेटा डिडल कर दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेरोल होता है किसी कंपनी में, पेरोल में इंफॉर्मेशन डल गई और कहा गया जी मेरी सैलरी है 10 लाख रुपया, और असली में मेरी सैलरी 5 लाख रुपया है। डेटा डिडल कर दिया गया, जब प्रोसेसिंग टाइम से पहले डेटा डिडल कर दिया गया। तो वैसे ऑडिट वगैरह में ये पकड़ा जाता है, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल अगर एक डेटा डाला गया, डेटा गलत डाला गया, डेटा डाला गलत गया, लेकिन प्रोसेसिंग बाद में क्या है, प्रोसेसिंग स्टेज में किसी कंप्यूटर जो मालूम पड़ा कोई सॉफ्टवेयर जो आपकी कंपनी में कोई पेरोल है, पेरोल डेवलप हो रहा है, डेवलप होने में अभी टेस्टिंग फेज में है और फाइनल मतलब काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट टीम के किसी बंदे के पास उसके कोड अवेलेबल है। तो HR ने डेटा डाला कि इस बंदे की सैलरी 10 लाख है या 5 लाख है, और उस बंदे ने उसको चेंज कर दिया ट्रांजैक्शन फाइल में प्रोसेस होने से पहले। यानी कि अगर उस बंदे ने 5 तारीख को ज्वाइन किया है और 31 तारीख को सैलरी प्रोसेस होती है, तो 5 दिन पहले या 25 तारीख को डेटा डिडलिंग कर दी। तो डेटा डिडलिंग जो है सबसे वन ऑफ द मोस्ट ईजी लॉजिकल लीस्ट टेक्निकल जो है आपका लॉजिकल एक्सेस ब्रीच है। तो अगर कोई भी डेटा इनिशियली या डेटा अगर इनपुट फाइल्स में, ट्रांजैक्शन फाइल्स में या किसी भी फाइल्स में जो कि प्रोसेसिंग अवेट हो रही है और वहाँ पर डेटा को चेंज कर दिया जाता है, तो डेटा डिडलिंग की जाती है। बिफोर प्रोसेसिंग डेटा को चेंज करना डेटा डिडलिंग क्रिएट कर देता है। उसके बाद होती है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग मतलब आपकी पीठ में चढ़ना। तो भाई आप चल रहे हो, आपकी पीठ में, जैसे विक्रम बेताल आपने देखा होगा, विक्रम बेताल आया करता था पहले बचपन में। तो बेताल क्या होता था, विक्रम जो होता था बेताल को अपनी पीठ में ले जाता था और फिर वो कहानी सुनाया करता था, पिगी बैकिंग करता था। तो पिगी बैकिंग में क्या है कि रास्ता तो विक्रम चलता था, बेताल उसकी पीठ में चल देता था। तो पिगी बैकिंग में क्या होता है, पिगी बैकिंग में जो परपेट्रेटर है वो वेट करता है कि ऑथराइज्ड यूज़र लॉगिन करे इस सिस्टम को और उसे छोड़ दे। इसीलिए सिस्टम में ये होता है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में ये होता है कि अगर मान ले 10 सेकंड या 15 सेकंड सिस्टम में कोई इनएक्टिविटी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ये एक सिस्टम कंट्रोल होता है, नहीं तो पिगी बैकिंग हो जाती है। तो परपेट्रेटर वेट कर रहा है, ऑथराइज्ड यूज़र ने लॉगिन किया सिस्टम में और उसको अनअटेंडेड लीव कर वो छोड़कर चला गया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सारी एक्टिविटी कर सकता है उस सिस्टम में बैठकर जो ऑथराइज्ड यूज़र कर सकता है। तो ऑथराइज्ड यूज़र के सारे डेटा चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, वायरस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर मान लिया सपोज कई बार क्या हुआ कि IIT के कैंपस की एक घटना है कि एक स्टूडेंट ने एक IIT के प्रोफेसर के पास ईमेल खोला तो उसमें कुछ भद्दी गालियाँ लिखी हुई नजर आई। उस प्रोफेसर ने देखा कि मेरे पर गाली लिखी और मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा। वैसे वो सही था, उस बंदे से मैच करता था, वो बंदा उसी टाइप का था प्रोफेसर। लेकिन ऐसा है कि कोई स्टूडेंट अपने प्रोफेसर को मेल लिखने की ऐसी हिम्मत थोड़ी करेगा। लेकिन हुआ क्या, उसके सिस्टम कोई और बैठ गया और वो सिस्टम में बैठकर
उसने ये सारी चीज़ें लिखकर वो चला गया। ये स्टार्टिंग में जब ईमेल आया था, इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, ये तब की कहानी है। तो ये पिगी बैकिंग होगी। पिगी बैकिंग में क्या होता है, परपेट्रेटर वेट करता है ऑथराइज यूज़र के लिए, ऑथराइज यूज़र लॉगिन करे सिस्टम में, उसको छोड़ दे, और ऑथराइज यूज़र जब उसे छोड़ देता है तो वो क्या करता है, उसमें कोई भी एक्टिविटी करता है, वो हो सकता है सारा डेटा डिलीट कर दे, कुछ भी कर सकता है। तो परपेट्रेटर जो है वो कोई भी एक्टिविटी कर सकता है जो ऑथराइज यूज़र करे, और ऑथराइज यूज़र की जगह बैठ जाता है, यानी उसकी पीठ में बैठकर जा रहा होता है। इसे पिगी बैकिंग कहते हैं। इसके बाद होती है मैस्किरेडिंग। मैस्किरेड मतलब मास्क लगा देना, चेहरे पर मैस्किरेड करना। तो चेहरे के अंदर चेहरा, जैसे मिशन इम्पॉसिबल मूवी में देखा होगा आपने कि कौन सी थी मुझे ये ध्यान नहीं, वो उस समय उस मूवी में कुछ वायरस वगैरह का सिस्टम था। तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो का चेहरा लगा के विलन आ जाता है, और विलन को पता नहीं होता है कि यही चेहरा है। तो मैस्किरेडिंग होता है, उसके चेहरे में वो चेहरा लगा के आ जाना, चेहरे के ऊपर चेहरा, मैस्किरेड करना, मास्क लगा देना, यानी मैस्किरेड करना। तो मैस्किरेडिंग में क्या होता है, एक परपेट्रेटर इम्पर्सनेट करता है दूसरे आदमी की तरह। इम्पर्सनेशन का मतलब ये होता है कि दूसरे आदमी की तरह दिखाना कि मैं ये हूँ, दूसरा आदमी हूँ। तो लेजिटमेट यूज़र के अकाउंट में वो घुसता है। तो अब वो किस तरीके से घुसता है, पिगी बैकिंग से ये डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि एक परपेट्रेटर लेजिटमेट यूज़र की तरह एक्ट करता है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जैसे उसने मैसेज भेजा कि भाई ऐसा है कि मेरा पासवर्ड लॉस हो गया और मुझे नया पासवर्ड दे दो। जब इसे नया पासवर्ड मिल जाता है तो ये सारी रॉन्गफुल सारी चीज़ें करता है, मतलब रॉन्गफुल एंट्री हो जाती है सिस्टम में, तो सारी उल्टी सीधी चीज़ें करता है, मतलब डिलीट करता है, ये करता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जो ये करना चाहे। तो मैस्किरेडिंग इसे कहते हैं। मैस्किरेडिंग मतलब इम्पर्सनेशन करना, मास्क लगाना, दूसरे आदमी का मास्क लगाना। और दूसरे कई सिस्टम में क्या होता है कि जब इसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो कई बार क्या होता है कि परपेट्रेटर सारे सिस्टम्स को मैसेज भेजता है कि भाई अपने सिस्टम को क्लोज कर दो, या अपने सिस्टम वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग लेता है कि भाई तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का एमडी के रूप में मैस्करेड कर दूं और फिर बोलूं मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ये इस मेल आईडी में, अपनी मेल आईडी में, लेकिन वो उसका पासवर्ड मेरे पास आ गया क्योंकि मैंने पासवर्ड मंगा लिया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से। तो सारी कंपनी सोचती कि भाई एमडी ने कुछ इन्फॉर्मेशन मंगाई, फटाफट इसे इन्फॉर्मेशन दो, इन्फॉर्मेशन चली जाती है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हो सकता है पूरी लिस्ट ऑफ पासवर्ड, एक्सेस लिस्ट, या कोई भी चीज़ वो मांग सकता है। मतलब अगर कंपनी की हायरार्की हो तो उसमें हायरार्की में ऊपर हो बंदा तो उसको मैस्करेड कर सकता है। तो इसीलिए पहले हमने इससे पहले सेशन में पढ़ा था कि कुछ मेथड्स होते हैं कि अगर मान लिया सपोज पासवर्ड चेंज हो रहा है तो उसके सीनियर ऑफिसर का, मतलब जो उसके मैनेजर का, जो बंदे के मैनेजर का रिक्वेस्ट जाना चाहिए, तभी वो उसको पासवर्ड मिलेगा, अदरवाइज पासवर्ड नहीं मिलेगा। पासवर्ड तभी मिलना चाहिए जब, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेज इस तरह से रखे जा सकते हैं, अदरवाइज मैस्करेडिंग हो जाएगी। मैस्करेडिंग बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ हर एक दूसरे को जानता है। एक फ़ोन करेगा और बता देगा कि भाई मेरा पासवर्ड खोया है। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसके सिस्टम्स को किसी तरीके से, अगर सिस्टम रोबस्ट नहीं है, तोड़कर उसके बाद वो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन लेगा। अगर मान लिया सपोज अगर एक पॉलिसी बनी हुई है